नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारतवंशी सैफ ऋषि रूप सिंह से शादी करने वाली ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया गैलिट्जिने का 31 साल की उम्र में निधन हो गया। ह्यूस्टन में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है और साल 2017 में प्रिंसेस मारिया ने भारतवंशी शेफ के साथ शादी की थी। इन दोनों का 2 साल का बेटा मैक्सिम भी है और ह्यूस्टन में मारिया इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करती थी। वहीं ऋषि जाने माने एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के केंद्र सरकार से कोरोना संकट में देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के भंडार को इस्तेमाल करने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता चौहान के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज से सवाल किया है कि क्या सोनिया गांधी ने उनसे यह मांग करने के लिए कहा है। तो पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं की तुलना मुगल आक्रमणकारियों से कर दी है और किरीट सोमैया ने ट्वीट कर कहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मांग की है कि सरकार को मंदिरों में रखे सोने का संकट के समय इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पृथ्वीराज चौहान से पूछना चाहता हूं कि क्या सोनिया गांधी ने आपसे ये मांग करने के लिए कहा है? क्या ये कांग्रेस का रुख है? क्या ये मांग कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की है? और पृथ्वीराज चौहान के बयान को लेकर के बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस और मुगल आक्रमणकारियों में कोई अंतर नहीं है और मुगलों ने मंदिरों को लूटा और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी और सोनिया की कांग्रेस में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने भारत की धन और संपत्ति को लूटा है। कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है। पंजाब से प्रवासी मजदूर लगातार हरियाणा की सीमा में घुस रहे हैं और इसी को लेकर के एक बार फिर से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है और लापरवाही का आरोप भी लगाया है। देखिए, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको इनके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उसी सरकार की है और इसके लिए केंद्र सरकार ने बकायदा एसओपी बनाकर दी है कि हर प्रदेश अपने यहाँ पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, हर प्रदेश एक वेब पोर्टल बनाए जिस पर ये रजिस्टर करें और जिस प्रदेश से जाना चाहते हैं और जिस प्रदेश में ये जाना चाहते हैं, जब उन दोनों अधिकारियों की बात हो जाए और उस प्रदेश की एनओसी मिल जाए तो रेलवे ने कहा है कि हम रेल कोच मुहैया करा देंगे और वो करवाते आ रहे हैं। हम हरियाणा से लगभग 1 लाख मजदूरों को भेज चुके हैं यहाँ से, लेकिन पंजाब अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में पंजाब से मजदूर खेतों के रास्ते, नदियों के रास्ते, जंगलों के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। हमने बार बार पंजाब के डीजीपी से हमारे डीजीपी ने बात की है कि आप इनको वहाँ पर रुकिए, क्योंकि ये आप ही इनको इनके गांव तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह जी बार बार कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और हाँ, यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर पत्ता भी नहीं हिलता है तो इतने हजार मजदूर वहाँ से, पंजाब से, अमृतसर से चल के, जलंधर से चल के, लुधियाना से चल के कैसे यहाँ पर हरियाणा की सीमाओं को क्रॉस करके आ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन 3 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लिखित में केंद्र सरकार को सुझाव भेजा है कि लॉकडाउन को जारी रखना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने हाल ही के संबोधन में साफ किया था कि लॉकडाउन अभी और बढ़ाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा।
हरियाणा के सोनीपत में लगातार कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना के चलते पहली मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक महिला गांव ठरू की रहने वाली थी और अस्थमा की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थी। लेकिन मौत के बाद जब उसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं देर रात जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 10 नए मामले भी निकल कर के सामने आए हैं और इन मामलों की पुष्टि सीएमओ बीके राजौरा ने दी है। बता दें कि अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 130 हो गई है, जबकि 64 मरीज ठीक भी हो चुके। ये महिला थ्रू गांव है, जुआ ब्लॉक के अंदर, वहाँ की रहने वाली है। 75 साल की महिला है, जो हिस्ट्री से पता लगा फैमिली मेम्बर से कि पहले भी इसको सांस वगैरह की तकलीफ रहती थी और ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह से पीड़ित थी। देखिए, हमारे पास जो केसेस आए हैं वो कल शाम को, देर शाम हमारे पास 10 केसेस नए आए हैं और उनको मिला के हमारे जो केसेज है वो 130 हो गई। और एक हमारे एरिया के सोनीपत की डेथ है, जो पेशेंट हमारे पास कैजुअलिटी में लाया गया था, ब्रॉड डेड और विद हिस्ट्री की उसको ब्रेथलेसनेस है, कफ है। तो हमने प्रिवेंटिव तौर पे, प्रिकॉशनरी तौर पे उसका कोविड का सैंपल लेके खानपुर कला मेडिकल कॉलेज भेज दिया था, जिसमें उसकी कल शाम को रिपोर्ट आई है। डेड बॉडी हमारी मोर्चरी में है। जो भी उसका क्रीमेशन है वो एज प्रोटोकॉल ऑफ जो कोविड-19 डेड बॉडी का है उसके हिसाब से किया जाएगा। सर, जो 10 नए मामले आए थे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो वो क्या है? 10 जो मामले हैं, अब हम जो आजकल सैम्पलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, करीब यानी कि 200 से 250 के बीच में डेली सैम्पलिंग हो रही है और ज़्यादातर हमारी टारगेटेड सैम्पलिंग है। टारगेटेड सैम्पलिंग में जो लोग दिल्ली आ जा रहे हैं, जो सब्जी मंडी विजिट कर रहे हैं, या जो दिल्ली के एम्प्लॉयज़ हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, इस तरह से पुलिस वाले हैं, उनकी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं। तो इन 10 केसों में से 6 केस जो हमारे आए हैं वो सब्जी मंडी के हैं। परसों हमने सब्जी मंडी सोनीपत के अंदर जो आड़ती हैं या उनके जो काम करने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनकी सैम्पलिंग की थी, करीब यानी कि 67 लोगों की, जिसमें से 6 लोग हमारे जो है पॉजिटिव आए और 3 केस हमारे यहाँ से जो ऑलरेडी कंटेनमेंट एरियाज हमारे बने हुए हैं, जैसे मीमारपुर है, जैनपुर है, ऋषि कॉलोनी है, ये हमारे ऑलरेडी कंटेनमेंट एरियाज़ हैं। ये इनमें से आए हैं जो ILI के पेशेंट हैं, जो सर्वेलेंस के दौरान यहाँ पर भेजे गए और हमने सैम्पलिंग की। सर, जिले में एक केस हमारा नया आया है सिर्फ, जो डायबिटिक है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था दैया कॉलोनी से। उसकी हम कॉन्टैक्ट्स की सभी की इनकी बुला रहे हैं और उनकी सैम्पलिंग भी करेंगे, ठीक है, और कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाए। कोरोना लॉकडाउन के चलते व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से कुछ रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ व्यापारियों को सहूलियत नहीं मिल पा रही, जिसके चलते हरियाणा के सिरसा में सब्जी विक्रेता पास की व्यवस्था नहीं मिलने पर खासे नाराज दिखे और जिसको लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और सड़क पर सब्जी बिखेर करके प्रदर्शन किया गया, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिली। और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विक्रेताओं को शांत करने की कोशिश में जुटी। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन काफ़ी लंबा चला और अभी भी लॉकडाउन जारी है, लेकिन कुछ शर्तों पर कुछ छूट सभी तरह के कामों को दी जा रही हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से देश के करीब हर तबके को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हरियाणा के सोनीपत में पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके किसान ने बताया कि इस दौरान किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल अच्छे दामों में नहीं बिकी और कोरोना मरीज पाए जाने के बाद से आज़ादपुर मंडी भी बंद हो गई। हालांकि उन्होंने बताया कि अब सब्जियां पहले की तरह भेजी जा रही हैं। लॉकडाउन में दिक्कत आई थी, फ्लाइट बंद होने के कारण जाना, देवीकुंज जाना लंदन में बंद हो गया था, अब दोबारा से शुरू हो गया है। फिर जो बीच में बंद हुआ, जैसे कई बार नहीं जाती, उसको स्टॉक खराब होता है या क्या करती है उसको हमारे पास कोल्ड स्टोर है, छोटे छोटे कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं और साथ में फिर कैनिंग यूनिट भी है, तो उसको डब्बा बंद कर लेते हैं, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है 2 साल की। अच्छा, मशरूम की बात करें, जो मशरूम भी आपने उगा रखी है, किस तरह से, जैसे मंडी आज़ादपुर मंडी में कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद मंडी को बंद कर दिया गया है, उसके बाद दिक्कत कितनी आ रही है इसमें? मंडी बनाने से दिक्कत तो ही है जी, जो मिनिमम रेट पे जो प्रोसेस करते हैं, डब्बा बंद करते हैं मशरूम को, फिर तो हमने अपना डब्बा बंद करना शुरू कर दिया। पर उनको जो मंडी में अप्रैल के महीने में 250 रुपये किलो के रेट मिलते थे शादियों के सीज़न में, वो नहीं मिले। इससे मशरूम ग्रोवर को नुकसान तो हुआ ही है। कितने की
मशरूम आपने पैदावार निकलती है हर सीजन की बात करें तो हर सीजन में? यदि हर सीजन में लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में मशरूम की पैदावार हमारी होती है। अब की बार कुछ कम हुए अब की बार बहुत कम हुई है। नुकसान है अब की बार? अब की बार नुकसान है, बेचने में भी नुकसान हुआ है और साथ में कुछ बाद में क्रॉप भी थोड़ी हल्की हो गई। कोरोना वायरस के चलते पंजाब में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी लगाया गया था, लेकिन इस दौरान जब हर कोई घरों में था तो कुछ लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कर रहे थे। अभी भी कोरोना वीर सीधे सीधे कोरोना से लड़ रहे हैं और ऐसे में लोगों की तरफ से रोजाना समागम करवाए जा रहे हैं और कोरोना वीरों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। मंडी गोविंदगढ़ के पूर्व पार्षद हरप्रीत सिंह प्रिंस को भी वार्ड निवासियों ने सम्मानित किया है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵੇ। चलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। शहरों में और जनपदों में पहुंचा रहे हैं तो फिर चिंता किस बात की, समय लग सकता है। हम देखते हैं आपको सुबह से लेकर रात तक आपकी लगातार मीटिंग्स होती हैं, आप रिव्यूज करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब इस तरीके के दृश्य सामने आते हैं तो कितना चिंता भी होती होगी कि जब आप लगातार लगे हुए हैं, समीक्षा भी आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पूरी तरह संतुष्ट हैं आप जो समीक्षा कर रहे हैं, आप सुबह से लेके रात तक मीटिंग्स भी कर रहे हैं, इस पे चिंता भी कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश को आपने अब तक इतना बचा के रखा। देखिए ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना है। हर हाल में हम उसको करेंगे, लेकिन मुझे उस प्रवासी कामगार की समस्या को और श्रमिक की समस्या को भी जानना है, देखना है, क्योंकि वह इस समय संकट में है। क्योंकि बहुत सारी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको श्रमिकों को उद्योगों में जहां काम करते थे वहां मानदेय नहीं मिला। देखिए हमने लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर अपने से 98% श्रमिक और कामगारों को उनका मानदेय लॉकडाउन के दौरान, बंदी के दौरान भी दिलवाया है। अब तक हम लोग लगभग 1500 करोड़ रुपए का मानदेय और उनका जो भुगतान था वह लॉकडाउन के दौरान का भी हम लोगों ने सभी को दिलवाया है। अगर यही कार्य अन्य जगह पर भी होता तो संभवतः वह ये नहीं कहता कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने हर एक जगह व्यवस्था की कि अगर या तो उद्योग या फिर अगर वहां पे नहीं व्यवस्था हो रही है तो सरकार उन्हें खाद्यान्न और भोजन की व्यवस्था करेगी। जहां पर कोई नहीं कर रहा था सरकार ने वहां पे दायित्व तो निभाया है। आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन हुआ? नहीं, देखिए वो हमारी ताकत है और ये उसका अधिकार है। जो लगातार आ रहे हैं, ये दूसरे राज्यों में जाने देखिए की ये हमारी ताकत है और इस देश की ताकत है। आज वो संकट में है तो हम उसको ठुकरा दें, ये महापाप है, ये पाप हम नहीं होने देंगे। एक और चीज है कि चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के फरीदकोट में क्वारंटीन किए गए लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद 17 लोगों के रैंडम नमूने लिए गए थे, जिनमें से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसीलिए सभी की जांच के लिए सैंपलिंग की गई है। दरअसल 41 श्रद्धालु जो नांदेड़ साहिब से वापस आए हैं उन्हें एक निजी स्कूल में रखा गया था। जब ये सभी लोग परेशान हुए तो इन्होंने खाना छोड़ दिया और बाहर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। एक्चुअली नाराज़गी नहीं सी। 14 दिन क्वारंटाइन रखने तो बाद असी रैंडम सैंपलिंग की सी। जो रैंडम सैंपलिंग की 17 सैंपल है, 17 च 2 पॉजिटिव आ गए 14 दिन बाद। तो इस करके इस वे थोड़े अनसर्टन से कि सानू कदों छड्या जाएगा। तो इस करके SMO साहब नाल है इन्हों की गाइडलाइन सरकार की लैके आए हैं। जोड़े सानू रैंडम सैंपलिंग चो आए है नैगेटिव वो असी घर छड्ड रहे हैं। बाकियों की सैंपलिंग अज ही करावांगे। जे सानू उम्मीद है कि 24 घंटे सानू रिजल्ट आ जाएगा तो असी उन्होंने जो नैगेटिव आने घर छड्ड देंगे, जो पॉजिटिव होंगे हस्पताल छड्ड देंगे। सर किन्ने जने ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? टोटल 41 बंदे ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2 ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, 15 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, 15 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 24 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅੱਜ। पंजाब के पटियाला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नशा और शराब माफिया को बढ़ावा देने का आरोप सीएम कैप्टन पर लगाया और साथ ही कुछ फोटो भी उन्होंने दिखाए। कांग्रेस पार्टी पर शराब माफिया चलाने का आरोप हरपाल चीमा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि ये सब लोग मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। चीमा ने कहा कि जैसे पहले बादल परिवार नशा माफिया चला रहा था, वैसे ही अब सीएम कैप्टन कर रहे हैं। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, किस तरह मंत्री साहबान कैप्टन साहब से दोष ला रहे हैं, किस तरह एमएलए साहबान या मंत्री साहबान जो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन दौरान, करफ्यू दौरान होर बहुत सारे धंधे जोड़े है, चाहे वह ट्रांसपोर्ट माफिया की गल कर लीए, चाहे वह माइनिंग माफिया की गल कर लीए, चाहे वह जोड़ा है पंजाब च ड्रग माफिया की गल कर लीए, या होर जिन्ने भी माफिया पंजाब चल रहे हैं, उन्होंने माफिया के विचों कमाई जी घट गई सी। हुण सारिਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ कित्थे सी? शराब ਵੱਲ ਸੀਗਾ। सो एक मिनट प्लीज़ मैंने कंप्लीट कर लें। ਜਿਹੜਾ शराब माफिया ਸੀਗਾ, सो ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ गई। एक तरफ जहां कोरोना के चलते देश जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पंचकूला से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले के अभयपुर में पिता अपनी ही बेटी के साथ 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा, जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई और अस्पताल में जाने पर पीड़िता ने मृत बच्चे को जन्म दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में 54 दिन के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार से परिवहन सेवा दोबारा से शुरू हो गई है और सुबह 8 बजे बसें चलना शुरू हो गई हैं। पहले चरण में सरकार ने 10 जिलों में बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में करनाल डिपो के जीएम अजय गर्ग से एएनबी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। कोरोना वायरस जैसी महामारी चली हुई है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का जो है तीसरा चरण चला हुआ है। उसी को देखते हुए जो है हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला ज़रूर किया है। जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं उनको जो है चलाया गया है। हमारे साथ जो है करनाल रोडवेज के जीएम अजय गर्ग जी जुड़े हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए उनसे जानते क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई है। सर, आज यात्रियों के लिए एक अच्छी और सुखद खबर ये है कि हरियाणा रोडवेज विभाग ने करनाल शहर से 2 बसों को आज की डेट के लिए अम्बाला के लिए चयनित किया है, जिसमें से एक बस अभी 8:30 बजे करनाल से अम्बाला के लिए जा चुकी है। तो बाकी पैसेंजर जो भी यात्री कई दिनों से यात्रा नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारणवश, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक साइट है, पोर्टल है, उस पर जाएं, ऑनलाइन बुकिंग करें हरियाणा रोडवेज की बस के लिए, और उस साइट पे जाकर अपना ऑनलाइन बुकिंग के ही माध्यम से सिर्फ पैसेंजरों को, यात्रियों को हम भेजने का अभी प्रावधान है। आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी यात्री बस स्टैंड पर अनावश्यक ना आए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ऐसा ना हो कि यहाँ कोई गैदरिंग हो जाए। ना यहाँ पे कोई बस टिकट मिल रही है, बस स्टैंड पे सारे काउंटरों पे भी कोई टिकट नहीं मिल रही है, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग का ही प्रावधान है। जो इसने ऑनलाइन टिकट अपना ले लिया हो वही बस स्टैंड पे आए बस में चढ़ने के लिए। सर, यात्रियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जिस तरह से यात्री पहले 50-55 के करीब चलते थे, अगर अब की बात करें तो सिर्फ केवल 30 ही यात्री सफ़र करेंगे और जो है उनको स्कैन भी किया जा रहा है बाहर। किस तरह की व्यवस्था आपकी तरफ से? जैसा कि आप जानते हो कि माननीय प्राइम मिनिस्टर अपने देश के और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हरियाणा, वो बार बार लोगों से ही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का एक नारा है कि उस नारे को फॉलो करते हुए हर आदमी को, ना केवल सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसों के लिए पर पूरे भारत में एक ये नारा है कि उस नारे को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के अपना बचाव हम कर सकते हैं। वो मिलेंगे या बस ड्राइवर को मिलते हैं हाथ भी देंगे वो बीच में, जैसे अम्बाला से ये करनाल से अम्बाला के लिए चलिए, बीच में कुरुक्षेत्र भी पड़ता है, वहाँ यात्री मिलेंगे, उनके लिए क्या कुछ?
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग का ही प्रावधान है। बीच में से कोई यात्री चढ़ना चाहे, बस स्टैंड से कोई यात्री ऑनलाइन बुकिंग के बगैर चढ़ना चाहे, तो ऐसा कोई प्रावधान इस बस में है ही नहीं कि आप बस स्टैंड पे जाके बुक करवा लो, कि आप पीपली से चढ़ जाओ, पीपली में उतर जाओ। ये एक्सक्लूसिव बस करनाल से अम्बाला के लिए है। ना कोई यात्री बीच में चढ़ सकता है, ना कोई यात्री बीच में उतर सकता है। आज के दिन में 2 बसें टोटल चलने वाली हैं। तो ये थे हमारे साथ अजय गर्ग करनाल जीएम, इन्होंने यही जानकारी दी है। जो करनाल से बस है, केवल 2 ही बसें चली करनाल से अम्बाला के लिए। आंखों में आंसू, होठों पर सिसकियां और घर वापस जाने की उम्मीद। मजदूरों का रोजगार खत्म हो चुका है और अब उनकी जान पर बन आई है। एएनबी न्यूज की टीम ने ऐसे ही कुछ मजदूरों का हाल बातचीत के दौरान जब पूछा तो उनकी आंखों से उनका दर्द छलक आया। आज जो है एएनबी न्यूज की टीम जो है हरियाणा के जिले करनाल के गांव लालूपुरा में पहुंची है। हमारे जो मौजूदगी है लालूपुरा में, यहाँ पर जो है हम कुछ छानबीन कर रहे थे कि मजदूर जो हैं किस तरह से पलायन कर रहे हैं और आपस में लालूपुरा के रास्ते जो है नदी को क्रॉस कर रही है यमुना। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर यमुना बनी हुई, यमुना के रास्ते से अपने जो घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। और हमारे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है, पूरा परिवार है। पंजाब से जो है ये यहाँ तक पहुँचे। तकरीबन 3 दिनों में ये इन्होंने अपना सफ़र तय किया था। आंखों में आंसू हैं, अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं आंखों में आंसू है। उम्मीद यही है कि एक ना एक दिन हमारे लिए सरकार जरूर व्यवस्था करेगी। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आंखों में आंसू, आस यही है एक ना एक दिन हम पहुँचेंगे, अपने घर जरूर पहुँचेंगे। इनसे बात करेंगे क्या कुछ उम्मीद है, कितने दिनों में ये पहुँचे, क्या कुछ करना चाहेंगे बहन जी? अपने घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। कितने दिनों से कहाँ से चले थे आप? 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले? खाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था हुई है? कुछ भी नहीं मिल रहा, पर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे चल रहे हैं। हमें ऊपी जाना है, हम परेशान है, नहीं कुछ खाने को नहीं कुछ है। हम और चलते चलते और छाले पड़ गए, पैरों में, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। कब तक चले हम पैदल? 8 दिन हो गए हमें चलते हुए। अब हमने भी जाना चाहते हैं, हमारी कोई व्यवस्था करो, हमें घर पहुंचाओ। कहाँ से चले थे आप? अभी कहाँ पर? पंजाब से, गढ़शंकर घाई से। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या बोलते हैं आपको? पुलिस वाले जाने नहीं देते, अगर उनसे ज्यादा नहरे पाते करो, पाँव छूते हैं, फिर भी वो नहीं निकलने देते। और कुछ कहो तो डंडे मारते हैं, कहते नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे, धमकाते हैं, मारते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ महिला मजदूर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आंखों में आंसू हैं। थोड़ी सी राहत जरूर मिली, हालांकि ऊपर वाला जरूर इनके ऊपर जो मेहरबान है। ऊपर मौसम भी जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर सरकार की बात करें, सरकार इन मजदूरों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है, इनका प्लान क्यों नहीं रोका जा रहा है, आखिर कारण क्या है? जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ के जो मालिक हैं इनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं, लगातार इनका प्लान चल रहा है। अगर हम करनाल जिले की बात करें तो तकरीबन काफ़ी मजदूर जो है यहाँ से पैदल चलते हुए पैरों में छाले हैं। आस यही है, उम्मीद कोई हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ आस करेगी सरकार से, यही उम्मीद करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ और महिला, क्या व्यवस्था की बात करें, जो जिला प्रशासन है हालांकि व्यवस्था जरूर की गई है, मगर इनको जो है जब ये पंजाब से आते हैं, पंजाब के बॉर्डर पर ही आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है? पंजाब क्रॉस किया, पंजाब के बाद अम्बाला क्रॉस किया, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र क्रॉस किया, उसके बाद ये करनाल पहुँचे। करनाल के जो है ये लालूपुरा गाँव है, यहाँ पर ये पहुँचे यमुना के रास्ते से। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो है हम अपने प्रदेश जरूर पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें जो है करनाल के जिले से आप देख रहे हैं। अमित भटनागर, एएनबी न्यूज, करनाल। भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट शुक्रवार यानी आज सुबह ठीक 4:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ खोले गए हैं और इस बार बेहद सादगी के साथ कपाट खोले गए। कपाट खोलने के दौरान मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, राजगुरु सहित केवल 11 लोग ही शामिल हो सके। इस दौरान मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।